वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम के बारे में है। नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे बच्चों के प्रोटेक्शन के संबंध में कुछ बात की जाएगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इन्फॉर्म किया इस स्कीम के बारे में राज्यसभा में। क्या है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में ये स्कीम आती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो स्टेट्स या यूटी यूनियन टेरिटरी की सरकारें हैं उन्हें सपोर्ट दिया जाता है। क्यों सपोर्ट दिया जाता है? ताकि ऐसे बच्चे जो ज़रूरत में हैं, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना एजुकेशन का ना सर्वाइवल का, उन्हें मदद दी जाए अंडर दिस स्कीम। क्या करते हैं इसमें? इसके तहत देखिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जाते हैं। ये बच्चों को अपनी केयर में लेते हैं, उन्हें जो भी एज के हिसाब से रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं ताकि अगर वो कोई जॉब करना चाहते हैं तो कर सकें भविष्य में या उस समय। रिक्रिएशन, उनके खेल कूद की व्यवस्था करते हैं, हेल्थ उनकी सही रहे उनकी काउंसलिंग की जाती है। यहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज़ को इक्वली कवर किया जाता है। चिल्ड्रन पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 472 मिलियन है, ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 39% है। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों का भारत में है, जिस पर डेफिनेटली ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है तेजस 2 के बारे में, हार्ड वर्क बीट्स डेस्टिनी। ये प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स है जो 2022 के प्रीलिम्स को टारगेट करता है। इसकी एक बैच खत्म हो चुकी है, ये नेक्स्ट बैच है जिसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। इसमें 250 से अधिक घंटों में आपका पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स का 15 जीएस के और 4 सीसैट के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। वीकेंड में डाउट सेशंस होंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करवाए जाएंगे और सीसैट के लेक्चर्स आपको इस पूरी सीरीज में फ्री मिल जाएंगे। अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आपको कॉल करना होगा 7007931912 पे, या फिर आप मेल कर सकते हैं info@ondias.com पे। बाकी कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको video.ondias.in पे जाना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने ये नोट डाउन किया है कि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी फंड एलोकेट किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए, उसका 80%, टू बी मोर प्रिसाइज 79% मीडिया कैंपेन्स पे खर्च कर दिया। इसके बाद सरकार का इस आधार पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि इसमें और भी कंपोनेंट्स थे जिन पर पैसे खर्च किए जाने थे, लेकिन आपने सारा का सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के बारे में। इस इनिशिएटिव को 2015 में लॉन्च किया गया था हरियाणा के पानीपत से। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस किए जाते हैं, मतलब कि अगर पता चल गया कि गर्भ में बच्ची है तो उसे मार दिया जाता था, जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा था, उसे हमें रोकना था। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज लेकर आएँ, उनके व्यवहार में अंतर लेकर आएँ, ताकि वो बच्चियों को उतना ही महत्व दें जितना कि वो बच्चों को या लड़कों को देते हैं। इसीलिए स्कीम में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। पहला था मास कम्युनिकेशन कैंपेन और दूसरा था मल्टी सेक्टोरल एक्शन, जिसमें सभी स्टेट्स एंड यूटीज को कवर करना था। तो चूंकि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मास कम्युनिकेशन कैंपेन का था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर पैसे तो खर्च किए ही जाने थे, लेकिन इसके अलावा एक कंपोनेंट और भी था, मल्टी सेक्टोरल एक्शन। इस पर भी तो पैसे खर्च किए जाने थे। अगर आप सीधे सीधे भी कहें कि चलिए इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि हमें कैंपेनिंग करनी है, लोगों को अवेयर करना है, तो पैसा खर्च होगा, वो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सरकार को चाहिए था कि वो एक बैलेंस बनाते और 50-50 एक्सपेंडिचर कर दिया जाता। मतलब आप 50% अमाउंट कैंपेन के लिए खर्च कर दें और 50% आप वेरियस अदर एस्पेक्ट में खर्च कर दें। सरकार ने ज़्यादा वेटेज दिया है इस कम्युनिकेशन कैंपेन वाले पार्ट को और इसमें लगभग 80% पैसा खर्च किया गया है। इसी वजह से सरकार को इस समय राइट नाउ क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। जो प्रोग्राम है उसे 640 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया। ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट रहा ये। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नंबर 1, नंबर 2 पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और नंबर 3 पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। 3 मिनिस्ट्रीज ने इन्वॉल्व होकर इस इनिशिएटिव को रन किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉन्वोक 2021 के बारे में है। कॉन्वोक का मतलब होता है इकट्ठा होना कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? काइंड ऑफ सिंपोजियम है। सिंपोजियम का क्या मतलब होता है? सिंपोजियम का मतलब होता है कुछ एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे और कुछ डिबेट एंड डिस्कशंस करेंगे। तो कुछ एक्सपर्ट्स काइंड ऑफ इकट्ठा होने के बाद कुछ बातचीत करने वाले हैं। इस कॉन्वोक को ऑर्गेनाइज किया गया नीति आयोग के द्वारा, अकेले नहीं, भारतीय फाउंडेशन के साथ मिलकर। क्यों इकट्ठा हुए भाई? भला क्या जरूरत आन पड़ी? नेशनल रिसर्च सिंपोजियम, जिसमें एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई, इसमें बुलाया गया टीचर्स को और स्कूल के हेड्स को। क्यों बुलाया गया अभी बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। इंडिया में एजुकेशन की हालत खराब है।
क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट नहीं की जा पा रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे हम उन पर फोकस करें, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, जो हेड ऑफ स्कूल्स हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, इसी चीज को लेकर यहां पर बातचीत की गई। बातचीत हुई, अच्छी बात है। इसे किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने भारतीय फाउंडेशन के साथ मैं बता चुका हूं। भारतीय फाउंडेशन भारतीय इंटरप्राइज का एक फिलैंथ्रोपिक ग्रुप है जो लोगों के परोपकार का काम करता है। क्या फीचर होगा? फीचर ये होगा कि स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हेड्स जो स्कूल्स के हैं उनको बुलाएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी, इनकरेज किया जाएगा कि आप कौन से रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस ला सकते हैं ताकि ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जा सके। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इस इनिशिएटिव का? सिग्निफिकेंस ये है कि जो सजेशंस आएंगे उनका इस्तेमाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में इनकलकेट करके किया जाएगा ताकि हम नए अप्रोच ऑप्ट कर सकें, हम एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर सकें जहां पर रिसर्च बेस्ड पेडागॉगी को इंप्रूव किया जाए। पेडागॉगी का मतलब होता है पढ़ाना लिखाना, शिक्षा से एसोसिएटेड, ताकि स्कूल एजुकेशन का आउटकम हमें बढ़िया मिल जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम के बारे में है। वी थिंक डिजिटल मतलब हम डिजिटल सोचते हैं। किसका इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर होगा जिसके जरिए हम लोगों को ट्रेन करेंगे। भला क्यों ट्रेन करेंगे? और प्रोग्राम क्या अकेले एनसीडब्ल्यू का है? गलत है। एनसीडब्ल्यू के साथ इसमें शामिल हुआ फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन। क्या प्लान है इन तीनों लोगों का मिलकर करने का? फेसबुक डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा जहां पर वो 1 लाख भारतीय महिलाओं को ट्रेन करेंगे 7 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और बिहार। क्यों ट्रेन करेंगे? भला उन्हें इससे क्या फायदा होने वाला है इन महिलाओं को? ये महिलाएं जब एक बार ट्रेन हो जाएंगी तो वो समझ जाएंगी कि जो डिजिटल कंटेंट आ रहा है वो किस तरीके का है। इस प्रोग्राम के जरिए जो एजेंसीज हैं वो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को एक साथ लेकर ऐसे लर्निंग मॉड्यूल्स तैयार करेंगे ताकि हम वुमेन को स्किल कर सकें, उनकी एबिलिटी बेहतर कर सकें ताकि वो क्रिटिकली सोच सकें। जो कुछ भी ऑनलाइन कंटेंट वो देखते हैं उसे वो समझें कि ये नुकसानदेह है, अगर वो नुकसानदेह है तो उसे वो रिपोर्ट करें और रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करें। ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर, इसके जरिए साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी लोगों को, स्पेसिफिकली महिलाओं को, पोस्टर्स, अवेयरनेस वीडियोस, क्विज और सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स के जरिए, ताकि वो जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको सेफ तरीके से यूज करना सीखें। कोई खराब कंटेंट है तो उसे रिपोर्ट करना जाने और साइबर क्राइम को कैसे रिड्रेस किया जा सकता है उसका मैकेनिज्म समझें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, वो कैसे साइबर क्राइम इश्यूज को रिपोर्ट कर सकते हैं। अक्सर महिलाएं साइबर क्राइम का शिकार बनती हैं जहां पर उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके ब्लैकमेलिंग की जाती है या परेशान किया जाता है, हैरास किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो इन चीजों के लिए तैयार रहेंगे तो निश्चित तौर पे सहूलियत होगी। उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं डिस्ट्रेस में हैं हम उनकी मदद करें, उनकी ऑनलाइन सेफ्टी को सिक्योर करें। साइबर बुलिंग जो मैं बात कर रहा था, कोई प्राइवेट डेटा एक्सेस कर लिया गया फिर उन्हें परेशान किया गया। साइबर स्टॉकिंग, उनको उनकी हर एक्टिविटी पे नजर रखना, या फाइनेंशियल फ्रॉड, किसी के पैसे उड़ा देना, इन सभी चीजों के बारे में उनका जानकारी में होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का सेफली इस्तेमाल किया जाए और ऑनलाइन थ्रेट से बचा जाए, महिलाएं इससे बच सके, यही इस प्रोग्राम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहेगा। आर्टिकल स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन इंडिया के बारे में है। स्टेट का मतलब यहाँ पर अवस्था से है, सिचुएशन से है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी कि EAC-PM ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसमें इंडिया में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं फाउंडेशन लेवल पर उनकी जो समझ है नंबर्स को लेकर, रीडिंग राइटिंग को लेकर, वो कैसी है उसकी जानकारी हमें दी गई। रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, जहां पर अर्ली एजुकेशनल ईयर्स जो बच्चों का होता है वहां पर उनका क्या डेवलपमेंट रहा है उसे एसेस किया गया। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल, इसमें एक बात तो ये आती है कि जो बच्चा है वो किताबों को अच्छे से पढ़ पाता है कि नहीं, बेसिक चीजें वो लिख पाता है कि नहीं, ABCD क ख ग घ या नंबर्स लिख पा रहा है कि नहीं। फर्दर क्या वो बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाता है, आप उसे जोड़ घटाना ऐसा कुछ देते हैं तो वो कर पा रहा है कि नहीं। इसी के बेसिस पे हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बच्चों में जज करते हैं। इस रिपोर्ट के साथ साथ एक इंडेक्स भी तैयार किया गया है जिसे नाम दिया गया है इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके बेसिस पे हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो वेरियस इंडियन स्टेट्स और यूटीज में हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी फाउंडेशनल लर्निंग कैसी है। 5 पिलर्स होंगे इस इंडेक्स की जिसमें 41 इंडिकेटर्स होंगे। वो 5 पिलर में पहला तो है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन की एक्सेस बच्चों को है कि नहीं है, बेसिक हेल्थ उनकी कैसी है, बच्चा हेल्दी ही नहीं रहेगा तो पढ़ेगा क्या,
लर्निंग आउटकम, जो पढ़ते हैं उसका कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है, बस स्कूल आ जा रहे हैं। गवर्नेंस कैसा है स्कूल इंफ्रा का, सही चल रहा है कि नहीं, टीचर्स आते भी हैं कि नहीं आते हैं। इसमें स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बड़े राज्य, छोटे राज्य, यूटीज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्या परफॉर्मेंस रही? बड़े राज्यों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा वेस्ट बंगाल का, और बिहार ने एक्सपेक्टेड तरीके से नीचे से टॉप किया है। स्मॉल स्टेट्स में नंबर 1 पे केरला है और झारखंड नीचे से टॉप पर है। यूटीज में लक्षद्वीप सबसे ऊपर है, जबकि लद्दाख रहा सबसे नीचे। नॉर्थ ईस्ट में परफॉर्मेंस मिजोरम की रही सबसे बढ़िया, जबकि अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के बारे में है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का उद्देश्य यही है कि हॉस्पिटल्स को टैग किया जाए कि एक बच्चे के पैदा होने के बाद या उसके पहले जो भी बेसिक एमिनिटीज या सुविधाएं जरूरी होती हैं वो उस हॉस्पिटल में हैं या फिर नहीं है। इसे लॉन्च किया गया है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा AHPI का, यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, मोटिव यही है कि हॉस्पिटल्स को टैग किया जाए कि वहां पर कैसी सुविधाएं हैं एक बेबी के लिए। केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही इसमें कवर होंगे, उन्हें ही टैग किया जाएगा, और ये माँ प्रोग्राम का हिस्सा होगा जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में लॉन्च किया था। जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा वो 2 लेवल पे होगा। एक तो हॉस्पिटल्स खुद को ही असेस करेंगे, उसके बाद एक एक्सटर्नल असेसमेंट किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें टैग दिया जाएगा कि वो बेबी फ्रेंडली हैं या नहीं है। देखिए, एक्चुअली में ये जो टूल है इवेल्युएशन का, इसे हेल्थ मिनिस्ट्री और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मिलकर डेवलप किया है। चेन्नई के ब्लूम हॉस्पिटल को पहले हॉस्पिटल का टैग मिला जो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बन चुका है, या फिर आप उसे बेबी फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ये WHO और यूनिसेफ ने 1991 में चलाया था। 1990 में एक डिक्लेरेशन आया था, इनोसेंटी डिक्लेरेशन, उसके बाद ही इसे चलाया गया था। इंडिया ने 1993 में इसे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन 1998 के बाद मामला शांत पड़ गया। 2 दशक के बाद एक बार फिर से इसे शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्शन 304B ऑफ IPC के बारे में है, जो डॉवरी डेथ से रिलेटेड है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो पुरुष के परिवार के लोग होते हैं या विवाह के बाद जो पुरुष होता है वो दहेज की मांग करता है लड़की या उसके परिवार वालों से। अगर वो अक्षम होते हैं, वो नहीं कर पाते दहेज की डिमांड को पूरा, तो कई बार महिला को प्रताड़ित किया जाता है और इस प्रताड़ना की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे केसेस बहुत ही सीरियस होते हैं जहां पर हाई लेवल ऑफ क्रूएलिटी देखी जाती है, और इसी संबंध में सेक्शन 304B इफेक्ट में आता है और इस प्रकार की क्रूएलिटी करने वाले व्यक्ति को पनिश किया जाता है। लेकिन कई सारे मामलों में ऐसा देखा जाता है कि एट्रोसिटी या फिर डेथ का कॉज कुछ और होता है, लेकिन उसे डॉवरी डेथ का जामा पहना दिया जाता है और फिर परिवारजन को फंसा दिया जाता है। या कई बार जो लड़की के परिवारजन होते हैं उन्हें महज डाउट होता है कि हो सकता है ये मामला डॉवरी डेथ का हो, चाहे उनकी डिमांड ना ही की गई हो, तब भी वो इस मामले को डॉवरी डेथ में कन्वर्ट कर देते हैं और जो लड़के के परिवारजन होते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो सजा भी होती है। ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए भी हाल ही के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 304B जो IPC का है उसे सही तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि इसके मिसयूज को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा रहा है सेक्शन 304B ऑफ IPC के तहत, तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे कि अगर महिला की मृत्यु हुई है, जिसे कहा जा रहा है कि मृत्यु डॉवरी डेथ की वजह से हुई है, उसकी बॉडी पर बर्न, बॉडी इंजरी जरूर होनी चाहिए, या फिर उसकी मृत्यु नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ना हुई हो ऐसा प्रूव होना चाहिए। अगर किसी महिला को कोई सीवियर बीमारी थी और उसकी वजह से उस महिला की जान चली गई, ऐसी स्थिति में अगर उसे डॉवरी डेथ का जामा पहना दिया जाए तो गलत होगा ना। तो ये लगे कि हाँ, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मृत्यु नहीं हुई है बल्कि कुछ अलग सिचुएशन रही है, कुछ डाउट हो सकता है। जो ऐसी डेथ है वो मैरिज के 7 ईयर के भीतर ही डॉवरी डेथ के एम्बिट में आएगा। अगर विवाह के 7 साल बीत चुके हैं फिर डॉवरी का मामला खत्म हो जाता है। जो वुमन है उसकी मृत्यु के तुरंत पहले उसके साथ क्रूएल्टी या हैरेसमेंट हुआ हो उसके हस्बैंड के हाथों। पहले ये जो मामला था सून बिफोर हर डेथ, ये बड़ा वेग था, पता नहीं चलता था सून का मतलब क्या है। 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, क्या मतलब है सून का। अभी उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जो इंटरवल है, गैप है क्रूएलिटी और डेथ के बीच का, वो ऐसा होना चाहिए कि ये पता चले, ये साबित हो जाए कि इस क्रूएलिटी या हैरेसमेंट की वजह से ही जान गई है। मतलब अगर किसी महिला को हैरेस किया गया, उसे पीटा गया या फिर जला दिया गया, तो वो बर्न, वो क्रूएलिटी उसकी डेथ का कॉज है, उसका लिंक स्टैब्लिश किया जा सके, उसे ही सून बिफोर हर डेथ माना जाएगा।
फर्दर इस संबंध में यह भी लिंक हो कि इसके पहले डॉवरी की डिमांड की जा रही थी। इन सभी प्रिजम्पशंस को संज्ञान में लिया जाएगा। फर्दर अगर पुलिस पक्ष इस बात को साबित कर ले जाता है कि सेक्शन 304 बी आईपीसी का ये मामला नहीं है बल्कि ये मामला कुछ और है, तो भी इन बातों को संज्ञान में लिया जा सकता है कि ठीक है, ये डिफरेंट केस है। तो कुल मिला के ये एक्सप्लेनेशन इस बात की कोशिश है कि सेक्शन 304 बी जो डॉवरी डेथ के मामले को संज्ञान में लेता है उसका मिसयूज ना किया जाए, और अगर महिला के साथ सच में क्रूरलिटी हुई है तो उसे जस्टिस मिले, और अगर नहीं हुई है तो पुरुष के परिवार या उसको अनावश्यक हैरेसमेंट ना फेस करना पड़े। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।